क्या हाल है साथियों, मैं विकास तोमर आप लोग के अपने ट्रस्टवर्दी चैनल कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस पे आप लोग का बहुत 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 स्वागत करता हूँ। 24 जुलाई के करंट अफेयर हम लोग देखने वाले हैं हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। और हमारा जो टेलीग्राम का चैनल है जिस पे आपको ये वाली पीडीएफ जो एमसीक्यू आपको मिलेगा 10 बजे उसकी पीडीएफ, ठीक, और सारे नोटिफिकेशंस जो भी वीडियो आने वाला है। जैसे मैंने एडिटोरियल के लिए आप लोग को एक वीडियो दिया था कल, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज़ एक आएगी जिसका नाम मैंने रखा है विकास तोमर स्ट्रेटजी सीरीज़। उसमें जो भी चीज़ें इस तरीके क्वेश्चंस होते हैं ना, एक्चुअली उन्हीं को मैं इसमें लाता हूँ। जैसे कि एडिटोरियल कैसे पढ़ें, कितने पढ़ें, जो भी सारे क्वेश्चन ना सब एक जगह एक वीडियो में, सबको आंसर, सारे क्वेश्चंस का आंसर, सारा कुछ उसमें। उसी प्रकार से नोट्स कैसे बनाएं, कैसे कौन सी चीज़ पढ़नी है, कैसे हिस्ट्री पढ़े, सारे उसमें आएगी। तो उसकी प्लेलिस्ट भी मैंने बना दी है, उसको भी ज़रूर आप लोग जो है फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल पे सारे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, इसलिए टेलीग्राम चैनल एकदम फ्री है, उसको ज्वाइन करना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। यहाँ पर देखिए, मैंने आप लोग बताया यूपीएससी और यूपीपीसीएस, ठीक, इन दोनों पे हमारा फोकस है। सिमिलर इसका जो है सिलेबस है। 2023 का कंप्लीट फाउंडेशन बैच है हमारा, चालू हो चुका है, ठीक, 21 जुलाई से। और इसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी हम लोग करा रहे हैं बिल्कुल कंप्रिहेंसिव तरीके से। इसमें टेस्ट सीरीज़ भी है, ठीक है। मेंस की टेस्ट सीरीज़ नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन उसकी आंसर राइटिंग हमने अभी चालू कर दी है। तो आंसर राइटिंग इंप्रूवमेंट कर पाओगे तभी तो आखिरी में टेस्ट सीरीज़ तो टाइम मैनेजमेंट के लिए होती है। रोज़ क्वेश्चन लगाकर, रोज़ स्टडी प्लान आपको मिलना चाहिए, रोज़ आपका लाइव डाउट डिस्कशन होता है, जो कि बहुत ज़्यादा, मतलब मैं अगर कहूँ कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज़ हमारे में है तो वो है कि सारे बच्चों के साथ बैठ के मैं रोज़ इंटरेक्ट करता हूँ। जो भी स्टडी प्लान है कि उसके बाद रात में 10 बजे कि भैया कोई दिक्कत, कोई डाउट, किस तरीके से पढ़ना है, क्या पर्सपेक्टिव होना चाहिए, क्या अप्रोच रखना है, ये सारी चीज़ें, ये कहीं नहीं होता है। मैंने खुद भी पढ़ा है, आप लोग भी पढ़ रहे होगे। अगर कहीं हो रहा है तो बढ़िया, वहीं पढ़ते रहिए, कोई टेंशन नहीं है। और अगर नहीं हो रहा है तो ये नंबर आप लोग के लिए जो है संजीवनी बूटी का काम कर सकता है, 9650347272। बाकी आप लोग समझदार हो, ठीक है। आज के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो कि प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और अदर स्टेट पीसी एग्जामिनेशन में। वो हैं ये सारे: हर घर जल डिस्ट्रिक्ट हो गया, स्पेशल मेंशन पॉलिटी से है, ये अवार्ड आर्ट एंड कल्चर, डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो आपका जो है पॉलिटी एंड गवर्नेंस से हो गया, ये फिर पॉलिटी सेकंड पेपर से हो गया, फिर आपका इंटरनेशनल रिलेशन, ठीक। तो ये सारे हैं, चलिए इनको अब देख लेते हैं विस्तार से। हर घर जल डिस्ट्रिक्ट, तो ये देखिए ये किस मंत्रालय के अंतर्गत ये वाली जो योजना है या फिर प्रोग्राम है, वो मंत्रालय है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है। और अभी मध्य प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है बुरहानपुर, ठीक, बुरहानपुर एक डिस्ट्रिक्ट है। इस डिस्ट्रिक्ट में हर घर में जल यानी कि पाइप्ड गैस कनेक्शन, पाइप्ड वाटर कनेक्शन पहुंच गया, गैस नहीं वाटर कनेक्शन, और इसी के लिए इसको सर्टिफाइड कर दिया गया है हर घर जल डिस्ट्रिक्ट। बुरहानपुर याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पर जब ये चालू हुआ था ये वाली योजना जो है, तब खाली 37% के आसपास लोगों के घरों में जो है पाइप्ड वाटर कनेक्शन था। अब 100% हो गया, 1 लाख के घरों में, सब में, मतलब 1 लाख घर के आसपास हैं। 254 जो है विलेज हैं, सब में जो है पहुँच गया, ठीक है। तो ये काफ़ी बड़ी उपलब्धि है। और इसमें एक चीज़ यहाँ पे सीखने वाली ये है कि ऐसा नहीं कि यहाँ पे कोविड नहीं आया था, ऐसा नहीं कि यहाँ पे जो है बाकी कोई दिक्कतें नहीं थी, लेकिन यहाँ पर जो संस्था है उसने काम ज़मीनी स्तर पे अच्छे तरीके से कार्यान्वित किया, यानी कि इम्प्लीमेंट किया। जैसे कि पंचायत रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं, पानी समितिज़ यानी कि वाटर कमिटीज़, डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल बुरहानपुर के, इन लोगों ने जो है एक बढ़िया दिशा और जो है बढ़िया इम्प्लीमेंटेशन किया स्कीम का, जिसकी वजह से इन लोगों को देश में पहला डिस्ट्रिक्ट बना जिसको हर घर जल का जो है तमगा मिला है। काबिल तारीफ़ है, जो करता है वहीं बढ़ता है, ठीक है, सीधी सी बात है। चाहे जितनी मुश्किलें आए, मुश्किलें उनको नहीं रोक पाती हैं, मुश्किलें उनको और मजबूत बनाती हैं, ठीक। अगला टॉपिक है पॉलिटी एंड गवर्नेंस, स्पेशल मेंशन, विशेष उल्लेख। तो देखिए राज्यसभा में एक जो रूल्स है कंडक्ट ऑफ बिजनेस का, तो रूल नंबर है 180B। तो उसके अंतर्गत क्या होता है कि अगर सार्वजनिक कोई महत्वता है किसी बात की, पब्लिक इम्पोर्टेंस है किसी चीज़ पर, तो उसका स्पेशल मेंशन करके एक मोशन चलाया जाता है, चेयरमैन से परमिशन ली जाती है और फिर उस पर डिस्कशन होता है, बात होती है, ठीक। और 30 दिन के अंदर जिस भी, मान लीजिए पब्लिक इंपॉर्टेंस, मान लीजिए किसी हेल्थ मिनिस्ट्री के से संबंधित है, तो उस केस में क्या होगा
कि हेल्थ मिनिस्टर 30 दिन के अंदर आपको जो भी इंफॉर्मेशन, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं या फिर जो भी इंफॉर्मेशन मांगी गई है वो मुहैया कराते हैं। तो ये स्पेशल मेंशन के बारे में है, और जो राज्यसभा में यहाँ पर रूल नंबर 180B के अंतर्गत होता है। ठीक, पहले नहीं था, लेकिन 1 जुलाई 2000 के बाद से ये रूल आया है, नया रूल आया है। अगला जो टॉपिक है वो है आपका नेशनल फिल्म अवार्ड्स। यूपी, पीसीएस, बीपीएससी और जो स्टेट पीसी एग्जामिनेशन है उसमें फिल्म अवार्ड वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 68th नेशनल फिल्म अवार्ड अभी जो है घोषित किए गए हैं। कौन मंत्रालय करता है? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। ठीक, इंपॉर्टेंट है ये, इस तरीके मंत्रालय वाले क्वेश्चन आते हैं। और ये वाले जो पुरस्कार दिए गए हैं 68th वाले, वो सन 2020 के दिए गए हैं। ठीक है, तो अभी 2022 चल रहा, तो ये मत समझना कि 2021 के बोले गए, नहीं, 2020 के दिए गए हैं। इसमें देखिए एक मूवी है जिसका नाम है सुरराई पोट्रू। ये आपका तमिल में ये वाली पिक्चर बनी थी, तमिल लैंग्वेज में। और इसी पिक्चर के जो एक्टर हैं, ठीक, यहाँ पर देखिए आप देख पा रहे होंगे, सूर्या। ठीक, इनको अजय देवगन, जो कि तानाजी अनसंग वॉरियर के नाम से पिक्चर आई थी, बेस्ट एक्टर के लिए तो कंबाइंड इन दोनों को मिला कर दिया गया है नेशनल अवार्ड। ठीक, लेकिन जो ये सुररई पोट्रू जो पिक्चर है, इसमें बेस्ट एक्टर का भी अवार्ड, नेशनल अवार्ड मिला है, बेस्ट एक्ट्रेस का भी अवार्ड मिला है, और बेस्ट जो है आपका फीचर फिल्म का भी अवार्ड मिला है। ठीक, तो तानाजी के लिए जो है अजय देवगन जी को मिला है आपका नेशनल बेस्ट एक्टर अवार्ड, लेकिन वो कंबाइंड है, साथ में जॉइंटली मिला है, संयुक्त रूप से सूर्या को भी मतलब साथ में दिया गया है। सुररई पोट्रू के लिए जो बेस्ट एक्ट्रेस नेशनल अवार्ड जो मिला है सुररई पोट्रू में कौन थी? अपर्णा बाला मुरली, उनको मिला है। बेस्ट हिंदी फिल्म अगर आप देखो, ठीक, बेस्ट फीचर फिल्म जो है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, बेस्ट फीचर फिल्म सुररई पोट्रू को मिला है, लेकिन जो बेस्ट हिंदी फिल्म अगर देखो तो तुलसीदास जूनियर को मिला है यहाँ पर। ठीक, इसके बाद अगर आप देखोगे तो तानाजी को जो है बेस्ट पॉपुलर फिल्म का अवार्ड मिला है नेशनल। होलसम, पूरे मतलब बढ़िया होलसम एंटरटेनमेंट दिया है। और टेस्टिमनी ऑफ अन्ना, ठीक, टेस्टिमनी ऑफ एना, तो इसको बेस्ट नॉन फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है। तो कुछ कुछ चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। फीचर में आपको जो है सुररई पोट्रू को मिला है बेस्ट वाले में, लेकिन नॉन फीचर में आपका टेस्टिमनी ऑफ अन्ना को मिला है। ठीक, पूरी जो बेहतरीन तरीके से जिसने एंटरटेनमेंट किया वो तानाजी अनसंग वॉरियर को मिला है। ठीक, तानाजी अनसंग वॉरियर के लिए जो बेस्ट एक्टर थे वो कौन है? अजय देवगन, लेकिन उनको जॉइंटली मिला है सुररई पोट्रू मूवी में जो हीरो थे, एक्टर थे, सूर्या को। ठीक, अपर्णा बाला मुरली को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है, सुररई पोट्रू में ये भी थी, तमिल मूवी है, ध्यान रखना। ठीक, हिंदी वाली आपको मैंने यहाँ पे बता दी, तुलसीदास जूनियर है। लास्ट जो कई सारे फैक्ट हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बेस्ट फिल्म जो सामाजिक मुद्दों पे दी गई। ठीक, तो उसके लिए अवार्ड सबसे बेस्ट किसको मिला है? जस्टिस डिलेड बट डिलीवर्ड। ठीक है, जस्टिस डिलेड लेकिन डिलीवर हुआ है, एंड 3 सिस्टर्स। ये चीज़ें कुछ फैक्ट है, याद रखना। और इस वाले को जो ये वाली PDF आप लोगों को मिल जाएगी, तो PDF से आप लोग रिवाइज कर सकते हो। नोट्स मत बनाओ, पहली बार में मैं बता रहा हूँ। नोट्स बनाने के लिए अलग काफ़ी डिमांड आ रही है, इसका वीडियो मैं बनाऊंगा, वाली जो सीरीज़ चालू करी ना, उसका वीडियो आप लोगों ने कल एडिटोरियल अगर नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा। अगला टॉपिक है हेल्थ इश्यूज़ गवर्नेंस से संबंधित। डॉक्टर ऑफ पॉपुलेशन रेशियो क्या होना चाहिए, मतलब कि एक डॉक्टर पे कितनी पॉपुलेशन जो है वो देख सकता है। ठीक है, एक सस्टेनेबल वे पे। तो WHO तो भाई साहब कहती है कि 1000 होने चाहिए। ठीक, तो जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है उतना ज़्यादा क्या डॉक्टर के ऊपर वर्कलोड बढ़ेगा। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। एक व्यक्ति 1000 लोग को देख रहा है या 2000 लोग को देख रहा है, 2000 लोग को देख रहा है, तो ज़्यादा उसके ऊपर वर्कलोड आएगा ना। तो उसी प्रकार से WHO ने जो निर्धारित एक स्टैंडर्ड दिया है रेशियो, वो ये है कि एक डॉक्टर पे 1000 लोग होने चाहिए। भारत में ये रेशियो WHO से भी बेहतर है। भारत में ये 700 कुछ का मतलब रेशियो है, सॉरी 800 का। 834 लोग जो है एक डॉक्टर के ऊपर यहाँ पर जो है निर्भर हैं, ऐसा मिनिस्टर ऑफ स्टेट ने हमारे बताया लोकसभा में भी, जो कि WHO के मापदंड से भी बेहतर है। इन्होंने कुछ आंकड़ा दिया, जो अंग्रेजी दवा वाले डॉक्टर होते हैं ना, एलोपैथिक डॉक्टर, वो करीबन 1,38,000 हैं, और वहीं आयुष डॉक्टर जो है 5,65,000 है। ठीक, तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। इन्होंने यहाँ पे ये भी बताया कि 34 लाख नर्सिंग पर्सनल हैं, नर्स जो होती हैं, ठीक, या होते हैं, और 13 लाख एलाइड और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स है कंट्री में।
और हम भरपूर जो है काम कर रहे हैं। कुछ जो सीटें भी हैं डॉक्टर्स के लिए, यूजी, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट जो प्रोग्राम है वो भी हम बेहतर बना रहे हैं। तो उसमें मतलब अवेलेबिलिटी और बढ़ने वाली है। दैट इज़ अ गुड थिंग। हेल्थ हमारे यहाँ देखिए, ह्यूमन कैपिटल के लिए मैंने आप लोगों को बताया है और आप लोगों ने पढ़ा भी होगा एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है तो फिर भैया दिक्कत वाली बात है। ये बात मैं आप लोग को बता रहा हूँ बाद में। देखो, द पेन ऑफ रिग्रेट, कि पछतावे का जो दर्द होता है ना, वो बहुत ज़्यादा बड़ा दर्द होता है द पेन ऑफ डिसिप्लिन से। अगर आप लोग डिसिप्लिन नहीं हो ना, तो भैया पछतावा का जो पेन, फिर आपके पास मौका नहीं होता कि आप भूतकाल में तो जाके तो भविष्य को बदल नहीं सकते। तो ये चीज़ है। अगला टॉपिक पॉलिटी एंड गवर्नेंस संबंधित है, रीजनल बेंचेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। देखो, ऐसा होता है कि अगर आप ये भारतीय मैप को देखो तो इसमें क्या है कि दिल्ली में आपको जो है सुप्रीम कोर्ट मिलता है। ठीक, सुप्रीम कोर्ट जिसको भी अगर सुप्रीम कोर्ट में अगर केस लड़ना है, जाना है, तो उसको अगर वो इंडिया के यहाँ पे हिस्से में है, यहाँ पे हिस्से में है, ठीक, ईस्ट में है, वेस्ट में है, साउथ में है, नॉर्थ में है, उसको न्यू दिल्ली आना पड़ेगा। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या है कि कोर्ट में किसी को घसीटना ही, जो अगर किसी गरीब को घसीट लो आप, तो वो वैसे ही हार जाता है। तो ये एक तरीके का क्या है, एक जो है अवरोध है जस्टिस पाने के लिए लोगों के लिए, जो लोग कमज़ोर हैं। ठीक, तो इसमें क्या है कि हमारे संविधान, भारतीय संविधान में भी एक अनुच्छेद 130 है जो कि ये कहता है कि अगर ज़रूरत पड़ती है तो सुप्रीम कोर्ट की अलावा भी कुछ बेंचेस उसकी हो सकती हैं, क्षेत्रीय रीजनल बेंचेस भी हो सकती हैं, जिसको कि अपॉइंट करेगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। बहुत ध्यान से सुनना मैं जो बात बोल रहा हूँ, यहीं पे आपसे एग्जामिनर खेल जाता है। अपॉइंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करेगा, लेकिन अप्रूवल प्रेसिडेंट देगा। ठीक, तो एक तरीके आपको मालूम है कि अप्रूवल जो है प्रेसिडेंट किसके एड एंड एडवाइस पे काम करता है, मंत्रिमंडल के, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो कि सरकार है। ठीक, कौन सा आर्टिकल होता है, आर्टिकल नंबर 78, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, एक बार कंफर्म करिएगा। तो यहाँ पर अपॉइंटमेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करेगा कि भैया हाँ, न्यू दिल्ली के अलावा और कौन सी रीजनल बेंचेस हो सकती हैं, लेकिन अप्रूवल लेना पड़ेगा प्रेसिडेंट से। तो ये सारी बातें हैं। अब यहाँ पर रीजनल बेंचेस से संबंधित जो न्यूज़ है वो ये है कि यूनियन गवर्नमेंट ये कह रही है कि हम विचार कर रहे हैं रीजनल बेंचेस बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की। और जो है अभी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, एक देखिए, सुप्रीम कोर्ट में अगर 5 या 5 से ज़्यादा जजेस की कोई एक पीठ है, जो पीठ मतलब वो वाली पीठ नहीं है हम लोगों वाली पीठ, मतलब एक बेंच है जिसमें 5 जजेस हैं या फिर उससे ज़्यादा है, तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक बेंच बोला जाता है। ठीक, और उस पर जो है ज़्यादातर वही वाले क्वेश्चन आते हैं जो एक कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ उसका इंटरप्रिटेशन हो पड़ा। तो उसमें यहाँ पूछा गया है कि क्या रीजनल बेंचेस होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। यूनियन गवर्नमेंट ने, सरकार ने कहा है कि हम इस बारे में सोच रहे हैं, कि हम एग्जामिन कर रहे हैं कि रीजनल बेंचेस होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। लेकिन अभी ये चूँकि मामला सब जुडिस है, सुप्रीम कोर्ट में इसमें केस चल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इसमें लगी हुई है, तो अभी हम नहीं कुछ कहेंगे। हम उनका जो है निर्णय का वेट कर रहे हैं, उसके बाद हम फिर अपना जो भी हमारा पक्ष है देखने के बाद हम बताएंगे। ठीक, तो ऐसा कहा जाता है कि न्यू दिल्ली तो हो गई बेंच, एक कोलकाता में हो जाए, यहाँ चेन्नई या फिर हैदराबाद में हो जाए, इधर जो है आपका मुंबई में हो जाए, वेस्ट में, ऐसा बोला जाता है। रीजनल बेंचें हो जाए तो लोगों की पहुंच बढ़ जाएगी। तो इससे संबंधित देखिए 2010 में चीफ जस्टिस ने बोल दिया था कि कोई ज़रूरत नहीं है रीजनल बेंचेस की। ठीक है, जिसके पास भी पावर होती है ना, वो कभी भी उसको शेयर करना नहीं चाहता है, ध्यान रखना हमेशा। पावर इज़ नेवर गिवन, पावर हैज़ टू बी टेकन। ये मैं वैसे नहीं आपको बता रहा हूँ, कहीं पढ़ वढ़ के नहीं बताता हूँ, मुझे ये चीज़ें मतलब एक्सटेम्पोर मैं आपको बताता हूँ। और इसीलिए वीडियो भी मैंने अब चालू किया है, ताकि आपको ये लगे कि हाँ यहाँ पढ़ रहा है, वहाँ पढ़ रहा है, फिर आपको बता रहा है, वो सब नहीं है। नो चेपा चापी, नो इधर उधर देखा देखी। ठीक है, तो देखिए ये एपेक्स कोर्ट भी है, दूसरी भी एक कोई पटिशन आया था, तो उसमें भी इन्होंने बोला था कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के लिए हम इस केस को डालते हैं और फिर देखेंगे कि क्या वो निर्णय लेते हैं। ठीक, एक 18th, ठीक है ना, 18वीं लॉ कमीशन की रिपोर्ट भी है, 229th, उसमें उन्होंने कहा भी था कि जो है रीजनल बेंचेस बना सकते हो, दिल्ली के अलावा जो है 4 और बना सकते हो, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता और मुंबई में, इस तरीके के उसमें बोला भी था। तो देखो आर्टिकल नंबर 130 में इसके बारे में बोला भी गया है। क्या आता है निर्णय कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का, जो केस चल रहा है, फिर देखते हैं।
ठीक, नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित भी है और फूड सिक्योरिटी से भी संबंधित भी है। जैसा कि आपको पता है कि रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया और उसके बाद से क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा बड़ी दिक्कत आई है फूड सिक्योरिटी संबंधित, क्योंकि यूक्रेन जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा सनफ्लावर ऑयल का जो है वो प्रोडक्शन करता है। ठीक, वीट का जो है एक्सपोर्टर बहुत तगड़ा है। तो इन सब की वजह से क्या है कि दुनिया में ये फूड की बड़ी किल्लत हो गई है, क्योंकि रशिया ने एक तो अटैक तो किया ही है यूक्रेन के ऊपर, ब्लैक सी में भी, जहाँ से यूक्रेन के सारे शिपमेंट होते हुए जाते हैं ब्लैक सी के थ्रू, तो उस पर भी उसने रशिया ने अपना प्रभुत्व जमा के रखा हुआ है। ठीक, कभी कभार थोड़ा यूक्रेन का वो मिल जाता है, लेकिन शिपमेंट रोक दिए रशिया ने। तो उसकी वजह से क्या हुआ, दुनिया में एक तो क्या है कि पानी के रास्ते जो मेन शिपमेंट रूट था वो ब्लॉक हो गया। तो अब खाना एक तो पहुंचा नहीं पा रहा है। मान लीजिए पहुंचा भी रहा है, कुछ एक ऑल्टरनेटिव निकाला है यूरोप के जरिए। अगर आप मैप देखोगे तो यूरोप के जरिए रोड, रेल, मतलब ज़मीनी उससे रास्ते निकाला, लेकिन उससे कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है मेरे भाई। पानी के रास्ते से बहुत कम कॉस्ट पड़ती है कंपैरेटिवली। तो उस केस में क्या है कि कॉस्ट बढ़ने की वजह से अगर खाना मिल भी रहा है, जो फूड गेन में पहुँच भी रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा कॉस्ट में पहुँच रहे हैं। तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन तब बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पर जो वीट का एक्सपोर्ट है, वीट की बहुत बड़ा, मतलब आप देख सकते हो इंडिया ने भी मना कर दिया था कि हम वीट नहीं एक्सपोर्ट कर पाएंगे, क्योंकि हमें अपनी भी तो देखनी है ना फूड सिक्योरिटी। खैर, तो यहाँ पर अभी क्या है कि एक बहुत ही समझ लीजिए कि इस वॉर की सिचुएशन में एक आशा की किरण दिखी है फूड सिक्योरिटी के लिए। और रशिया, देखिए रशिया, यूक्रेन दोनों और लोगों ने एक समझौता किया है कि जो शिपमेंट है वो हम जाने देंगे, जो भी है फूड और इन सब से संबंधित जो शिपमेंट है वो जाने देंगे। और इसके लिए टर्की वो मदद करेगा, और यूएन ने बैठ के ये पूरी जो डील है वो जो है साइन करवाई है, दोनों लोग को एक टेबल पे लेकर आए हैं। वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है, यूएन बैक्ड है, एक डील हुई है जिसमें एक्सपोर्ट होगा, निर्यात होगा मिलियन ऑफ टन जो है ग्रेन का, फूड ग्रेन्स का, ब्लैक सी पोर्ट के थ्रू। और इसमें एंटोनियो गुटेरेस जो है वो थे, और इस्तांबुल में ये डील हुई है, ना यूक्रेन में हुई ना रशिया में हुई। ठीक, तटस्थ यानी कि तीसरा देश था इस्तांबुल, वहाँ पे डॉलबाश करके एक पैलेस है, वहाँ पे हुआ था ये। ठीक, तो इसमें क्या है कि आपका अब जा सकेगा फूड ग्रेन, जा सकेगा। टर्किश जो लोग हैं वो इस पर निगरानी रखेंगे। इसमें एक कंट्रोल सेंटर बनाया जाएगा जिसमें कि जो है आपका इस्तांबुल में बनेगा वो कंट्रोल सेंटर, जिसमें स्टाफ होगा यूएन का भी, टर्की का भी, रशिया का भी, यूक्रेन का भी। ठीक, और इसमें देखो जो शिप्स होंगे उनको इंस्पेक्ट भी किया जाएगा। ऐसा तो नहीं कि वहाँ से कुछ आर्म्स और इस मतलब फूड ग्रेन के मुखौटे के अंदर जो है आर्म्स और एम्यूनिशन कुछ जो है ट्रांसफ़र किए जा रहे हो, लाए जा रहे हो। ठीक, साथ ही साथ रशिया कोई भी शिप को एक्सकॉर्ट नहीं करेगा, मतलब आगे आगे उनका शिप चल रहा है इस तरीके कुछ नहीं होगा। और देयर वुड बी नो रशियन रिप्रेजेंटेटिव प्रेजेंट एट द यूक्रेन के पोर्ट पे, कोई भी रशियन का जो है मतलब प्रतिनिधित्व करने वाला कोई बंदा वहाँ पे नहीं होगा। ठीक, और ये डील क्यों हुई है भैया, दुनिया में ग्लोबल फूड क्राइसिस हो गया था इसलिए है। यूक्रेन इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ कॉर्न, ठीक, मक्का, वीट, गेहूँ, सनफ्लावर ऑयल, सूरजमुखी वाला जो तेल होता है। और रशिया के इन्वेजन की वजह से ये सब चीज़ें हॉल्ट हो गई थी शिपमेंट, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक, बाकी मैंने बता दिया था कि ऑल्टरनेटिव रूट लैंड के थ्रू वो कर रहे थे, बट इतना ज़्यादा वो नहीं है। यूक्रेन जो है दुनिया में वीट एक्सपोर्ट करता है। ठीक, तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे करता, कौन जो है आयात करता है, मोल्डोवा बगल में ही है। पाकिस्तान भी करता है। ठीक है, सब पाकिस्तान मतलब कुछ करता ही नहीं क्या खुद से, सब कुछ तो लोन पैसा भी बाहर से ही लेता है। ठीक, खाने पीने की चीज़ें बाहर से लेता है, मतलब अब अपने यहाँ क्या करता है वो, समझ ही रहे होगे आप। ठीक, अगला जो टॉपिक है वो है आपका सोशल इश्यूज से संबंधित इनिशिएटिव फॉर प्रेग्नेंट वुमेन, जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनके लिए पहल गवर्नमेंट की तरफ से कौन कौन से किए गए हैं। तो ये देखो एक अच्छा एक टॉपिक है जिससे आप ये क्लू ले सकते हो कि यार अच्छा इस तरीके का है। और ज़्यादातर हमने क्वेश्चन में देखा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कि पूछता है कि गवर्नमेंट के इनिशिएटिव बताइए, एम्प्लॉयमेंट से संबंधित क्या है, हेल्थ से संबंधित क्या है, एजुकेशन से संबंधित क्या है, प्रेग्नेंट वीमेन के लिए क्या है, चाइल्ड के लिए क्या है, विमेन के लिए क्या है। तो ऐसा हम ढूंढ सकते हैं। आपको कैसे करना है, देखिए, बनो आत्मनिर्भर करके मेरा जो है ये मोटो है कि आप लोग खुद भी ये चीज़ कर लिया करो। किसी के पास जाकर आपको ये कहने की जरूरत नहीं कि सर ये वाला जो है आप दे दीजिए।
आप जो है टाइप करो गवर्नमेंट इनिशिएटिव फॉर इन एजुकेशन, ठीक, PIB लिखो, ऐसे आपको मिल जाएगा, आराम से मिलेगा। गवर्नमेंट इनिशिएटिव फॉर एम्प्लॉयमेंट, PIB साथ में जोड़ो, ठीक, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ से हमें सीखना भी चाहिए कि यार ये क्या चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, उसके बाद अपनी आपकी पढ़ाई में क्या चीज़ें मदद कर सकती है वो सीखना चाहिए, ठीक। और मैं बता रहा हूँ तो अब आपको और कुछ आगे खुद भी अप्लाई करो। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कई सारे इनिशिएटिव लिए हैं, चाहे वो फाइनेंस से, वित्तीय से संबंधित हो, या फिर मेडिकल सपोर्ट हो, ठीक, प्रेगनेंसी के दौरान हो, या फिर डिलीवरी से संबंधित हो। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वीकर सेक्शन, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, उन सबके लिए बहुत काम किया है, ठीक। जैसे कुछ यहाँ पे जो है इन्होंने बताया है, जननी सुरक्षा योजना का क्या है कि संस्थागत, यानी कि हॉस्पिटल में डिलीवरी हो, ठीक, उसके लिए जो है प्रमोशन और कंडीशनल कैश ट्रांसफर करती है गवर्नमेंट, जननी सुरक्षा योजना, ठीक। अगला जो है, अब इसमें काफ़ी नाम जो है वो क्लोज है, तो ढंग से याद कर लेना, रिवाइज कर लेना, यानी PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे, मैंने बताया है। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, अब इसमें क्या है कि जननी सुरक्षा योजना पहले थी, अब इसमें जननी शिशु को और जोड़ दिया गया। तो इसमें भी देखो क्या है कि आपका जितनी भी प्रेग्नेंट वीमेन है, एवरी प्रेग्नेंट वीमेन को फ्री डिलीवरी मिलेगी, चाहे वो C-सेक्शन करा ले पब्लिक हॉस्पिटल में, तो उसका भी पैसा उसको मिलेगा। फ्री ट्रांसपोर्ट है, डायग्नोस्टिक है, मेडिसिन है, कंज्यूमेबल है, डाइट है, ब्लड है, सब कुछ मिलेगा, ठीक। कौन सी स्कीम है? जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। तो देखो जैसे कि अभी कुछ आप लोगों ने पीछे पढ़ा भी था, मैंने क्वेश्चन पूछा भी था कि रेवड़ी कल्चर की बात करी गई थी कि रेवड़ी बांट के लोगों का वोट पकड़ लेते हैं। तो उस पर जिनको ये चीज़ बोला गया था, तंज मारा गया था, तो उन्होंने कहा कि देखिए अगर हम फ्री में हेल्थ और एजुकेशन देते हैं, ठीक है, फ्री में एजुकेशन मतलब खुद से देते हैं, किसी चेपा चापी ना करके, ठीक, दूसरे का जो है खून पी के नहीं, तो वो करना चाहिए। तो यहाँ पर अगर गवर्नमेंट फ्री में दे रही है, हेल्थ के जे दे रही है और जो मदद कर रही है जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनके लिए, तो अच्छी बात है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ, लेकिन ये हमेशा फ्री रहे ये जरूरी नहीं है। देखो ऐसा है कि आप लोग जब संपन्न हो जाओ तो आपको छोड़ना भी चाहिए, सिर्फ इंक्लूजन नहीं, एक्सक्लूजन का भी एक प्रावधान होना चाहिए, ये जरूरी है। नहीं तो क्या है कि लोग रेवड़ी कल्चर का उपयोग करते हुए आपसे बस वोट लेंगे और आपको उसी दशा में रखेंगे, फ्री में छोटी छोटी चीज़ें देकर आपको जो है कभी उठने नहीं देंगे, क्योंकि अगर आप उठ गए तो उनका साथ छोड़ दोगे। साथ तभी पकड़े रहोगे जब उनको जो है आप कमज़ोर रखो। मुद्दे की बात है, समझते रहना बात को, ठीक है। ठीक, इसके बाद जो है डिलीवरी पॉइंट बनाए गए हैं 25,000 से ज़्यादा, जिसमें आप लोग से समझ ही गए हो कि भैया डिलीवरी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओगे, इक्विपमेंट, ट्रेंड मैन पावर को बनाओगे फॉर ए प्रोविज़न ऑफ कंप्रिहेंसिव RMNCAH+A सर्विसेज। अब देखो ये चीज़ें आपको खतरनाक लग रही होंगी, लेकिन इसमें H जो है वो हेल्थ है, उससे पहले R से मतलब है रिप्रोडक्टिव, ठीक है, रिप्रोडक्टिव, M से मैटरनल मातृत्व, ठीक, NC से है न्यू चाइल्ड, और A से है आपका एडोलसेंट यानी कि किशोरावस्था। तो इन सब की हेल्थ सर्विसेज के लिए जो है ये 25 हेल्थ बना रहे उसके लिए डिलीवरी पॉइंट बनाए गए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीज़। उसके बाद स्कीम है सुमन। सुमन स्कीम क्या कहती है? सुरक्षित मातृत्व आश्वासन, ठीक है। तो सुरक्षित मातृत्व आश्वासन जो है, इसमें क्या है आपका कि पूरी डिग्निटी के साथ में, ठीक, हेल्थ क्वालिटी हेल्थ केयर दी जाएगी, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, 0 टॉलरेंस होगा। अगर कोई मना नहीं कर सकता किसी वीमेन को कि भैया जो है प्रेग्नेंट हो तो किसी मतलब आपके पास पैसे नहीं है, किसी भी कारणवश आप मना नहीं कर सकते कि हम आपको जो है यहाँ पे इस हॉस्पिटल में नहीं आ सकते। और पूरी डिग्निटी, पूरी गरिमा, रेस्पेक्ट आपका जो है सम्मान हो गया, और क्वालिटी हेल्थ केयर देंगे। ऐसा भी नहीं कि कुछ नहीं मतलब बोल रहे हैं तो, और गुणवत्ता से कोई वो नहीं है इनका। और उसके बाद जब डिलीवरी जब होनी है तो हमें ऐसे करना है कि जो है मैटरनल और न्यू बॉर्न डेथ बिल्कुल भी ना हो, ठीक। तो यहाँ पर अगर इनडायरेक्टली आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि सुमन स्कीम ऐसी है जिसमें कि IMR इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और MMR आपका मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को ख़त्म कर मतलब रिड्यूस करने के लिए काम करती है, तो क्या आपका आंसर क्या होना चाहिए? यस, ठीक है, क्योंकि वहीं इसका यहाँ पर उद्देश्य भी है, बस घुमा फिरा के इनडायरेक्टली आपसे पूछ रहा है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। अब इसमें क्या है कि हर महीने की 9 तारीख को जो है एश्योर्ड एंड क्वालिटी एंटीनेटल केयर दिया जाता है, यानी कि प्रसव
पूर्व मतलब डिलीवरी से पहले की जो है निशुल्क फ्री ऑफ कॉस्ट और क्वालिटी वाली जो है केयर प्रदान की, डायग्नोसिस क्या होनी चाहिए, सारी चीज़ें बताई जाती हैं। और इसके लिए ये भी अगर आप पढ़ोगे इसको तो कई सारे जो हेल्थ वर्कर्स हैं वो जाते हैं, रूरल एरियाज़ में जाते हैं अलग अलग जगहों पे। 9 तारीख को, हर 9 तारीख को वहाँ पर जो है सब लोग आके, और जो प्रेग्नेंट वीमेन हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो सब लोग जाकर अपना बातचीत करते हैं कि किस तरीके से जो है प्रेग्नेंट वीमेंस की मदद हो सके। इसके बाद लक्ष्य एक जो है स्कीम है। लक्ष्य स्कीम क्या है कि लेबर रूम जो होता है जहाँ पे बच्चे पैदा होते हैं उसकी क्वालिटी को इम्प्रूवमेंट करना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या है कि सारे इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, जो लोग वहाँ पे नर्स वर्स हैं वो सब भी ट्रेंड होनी चाहिए। ठीक, और रेस्पेक्टफुल और क्वालिटी केयर प्रोवाइड करो। इमीडिएट जो है पोस्टमार्टम वाली, मतलब कुल मिला के क्वालिटी को बढ़ाना है, तभी इसमें क्यू जे बड़ा 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 करके लिखा गया है। ठीक, इसी प्रकार से जो है आपको बाकी भी एजुकेशन में और चाइल्ड के लिए, वीमेन के लिए भी देखना चाहिए, जोड़ना उसमें पीआईबी तो अच्छा रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, जेम। इसको हम लोगों ने कई बार पढ़ा भी है, मैंने कई बार आपको बताया भी है। इसमें क्या होता है कि पब्लिक जो ऑफिसेज होते हैं वो कई सारी चीज़ें प्रोक्योर करते हैं, चाहे वो स्टेशनरी हो, ट्यूबलाइट, पंखा, पानी, मोटर, कुछ भी खरीदना है ना गवर्नमेंट वालों को, तो वो लोग गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर में डाल के, ऑफिस के एक्सपेंडिचर में डाल के ये सब चीज़ें खरीदते हैं। इसमें होती थी बहुत भयंकर धांधली। ठीक है ना, कोई चीज़ लेके आया 100 रुपये का और उसको जो है दिखाया 1000 रुपये का। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्होंने गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस फ्लिपकार्ट और अमेजोन टाइप का बना लिया। इसमें जो भी गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं वो लोग खरीद सकते हैं, सिर्फ गवर्नमेंट के ऑफिसेज, ध्यान रखना। लेकिन बेचने वाले पब्लिक भी हो सकते हैं, प्राइवेट वाले भी हो सकते हैं, ये भी चीज़ ध्यान रख लेना। ठीक, तो अभी इसमें गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के अंतर्गत जो है सारे स्टेटों ने ज्वाइन कर लिया है, सिर्फ सिक्किम को छोड़कर। सिक्किम एक ऐसा स्टेट है जिसने अभी इसको ज्वाइन नहीं किया है। ठीक, तो वहाँ के अभी जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं वो इसके थ्रू प्रोक्योरमेंट नहीं करते हैं, बाकी जो है सब जगह करते हैं। और अभी भी हमने 75%, बाकी लोग ने ज्वाइन कर लिया, लेकिन पूरा प्रोक्योरमेंट गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस से नहीं हो रहा है, अभी भी 75% से कम है। और इसीलिए जो है प्रधानमंत्री जी का जो एक ने टारगेट एक सेट किया है कि इस साल के 2022 के 15 अगस्त तक 75% तक हमको जो है टारगेट सेट किया गया है कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के थ्रू हमें प्रोक्योरमेंट खरीदना है, खरीदारी करना है। ठीक, प्रोक्योरमेंट करना है, खरीदारी करना है। और इस वित्तीय वर्ष यानी कि 31 मार्च 2023 तक हमें 100% गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस से ही जो लोग भी जुड़ गए हैं, अब सिक्किम को तो आप जोड़ नहीं सकते ना, बिकॉज वो अभी जुड़ा ही नहीं है इस स्कीम से, तो जो लोग जुड़ गए हैं वो लोग सभी जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं सभी लोग गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस से ही खरीदारी करें। प्राइवेट वाला बेच सकता है लेकिन खरीदेगा सिर्फ गवर्नमेंट वाला, ये चीज़ ध्यान रख लेना। यहाँ पर 9 अगस्त को ये लॉन्च किया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट इसमें डेटा है। ठीक, सिक्किम के अलावा बाकी सब लोग जुड़े हुए हैं। ठीक, तो ये सारी जानकारी इसके संबंधित हो गई। अगला टॉपिक है हर घर तिरंगा। अब देखो मोदी जी ने ये कहा है, 22 जुलाई को कहा है। 22 जुलाई को क्यों कहा है? क्योंकि 22 जुलाई को हमने अपना राष्ट्रीय ध्वज जो आज देखते हो, ऊपर सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफ़ेद और सबसे नीचे हरा, बीच में जो है आपका नेवी ब्लू रंग का जो है चक्र बना होता है। इसमें 24 स्पोक होते हैं। ठीक, तो ये 22 जुलाई को जो है अडॉप्ट किया गया था 1947 को कि ये हमारा राष्ट्रीय नेशनल फ्लैग होने वाला है। तो उसी दिन जो है मोदी जी ने कहा कि जो है हमें 15 अगस्त जब इस बार का होगा, ठीक, जो कि 75वां हमारा जो है स्वतंत्रता दिवस होगा, तो हम लोग हर घर पे, अपने घर पर जो है तिरंगा को लहराएंगे। हर घर तिरंगा एक कैंपेन चलाई गई है इसी संबंधित। ठीक, ये इन्होंने बताया है 13 से 15 तक हम लोग हर घर पे जो है अपना तिरंगा लगाना चाहिए। 22 जुलाई को हमने अपना तिरंगा अडॉप्ट किया था, ये याद रखना। अगला टॉपिक श्रीलंका से है, दिनेश गुनावर्दने। अब देखो फिर से मैंने आप लोगों को वैसे पढ़ाया, फिर से थोड़ा सा रिपीट आप लोगों को करा देता हूँ। गोटाबाया राजपक्षा, ध्यान से सुनना, गोटाबाया राजपक्षा ये श्रीलंका के जो है प्रेसिडेंट थे। महिंदा राजपक्षा जो है ये पीएम थे। श्रीलंका में कोविड आया जैसे दुनिया में आया। ठीक, श्रीलंका की इकोनॉमी मेनली टूरिज्म पे चलती है। ठीक, और चलाने वाले ये एक फैमिली है राजपक्षा,
वो श्रीलंका को चलाती थी। ठीक, तो ये सबसे बड़े मतलब इनके पास पावर है। टूरिज़्म जो है ठप पड़ गया, कोविड आ गया। ठीक, टूरिज़्म ठप हो गया, रेवेन्यू ठप हो गया। ठीक, इसकी वजह से क्या है, इकोनॉमिक क्राइसिस हुई। जब इकोनॉमिक क्राइसिस हुई तो इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफन लीड्स टू पॉलिटिकल क्राइसिस। तो यहाँ पर जो है इनके ऊपर दिक्कत आने लगी। महिंदा राजपक्षे जो कि प्राइम मिनिस्टर थे, इन्होंने रिज़ाइन कर दिया। ठीक, इन्होंने रिज़ाइन कर दिया, इनको हटा दिया गया। फिर धीरे धीरे फिर लोग का तब भी जो है नहीं, बिल्कुल परेशान हो गए। मतलब नॉर्मल ज़िंदगी की जो चीज़ें होती हैं, साबुन, वहाँ पे आप ये समझो, मैंने आपको पढ़ाया भी था कि जो बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए पेपर और स्याही खरीदने के लिए पैसे नहीं थे श्रीलंका के पास। कितनी बुरी हालत। तो फिर उसके बाद थोड़ा सा फिर करते कराते लोग से नहीं रह गया, तो प्रेसिडेंट हाउस पे ही उन्होंने हमला कर दिया और गोटाबाया को गॉड टू बाय मतलब बाय बाय करके उनको भागना पड़ा श्रीलंका से। वो पहले मालदीव भागे, फिर वो जो है सिंगापुर चले गए। जब वो जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि रनिल, ओ भाई रनिल विक्रमसिंघे इधर आओ, तुमको मैं जो है प्राइम मिनिस्टर बनाता हूँ महिंदा की जगह, और तुम ये इंश्योर करो कि प्रेसिडेंट का चुनाव हो, पार्लियामेंट्री में कुछ जो है वोटिंग पड़े और नया प्रेसिडेंट चुना जाए। तो रनिल ने कहा ओके सर, नो प्रॉब्लम, आप तो गए, मुझे बना गए हो, बढ़िया बात है, अब मैं कराऊंगा पार्लियामेंट्री जो है वोटिंग। पार्लियामेंट्री वोटिंग हुई। रनिल ने कहा कि वोटिंग करो, मेरे लिए करो, प्रेसिडेंट बनाओ, मुझे बनाओ। ठीक, तो रनिल विक्रमसिंघे बन गए प्रेसिडेंट। ठीक, इस पे भी लोग जो है ज़्यादा खुश नहीं है, क्योंकि इनकी जो पार्टी है यूनाइटेड नेशनल फ्रंट, उसके अकेले एमपी थे। ठीक, प्राइम मिनिस्टर तो मतलब बने, उसके बाद फिर प्रेसिडेंट भी खुद ही बन गया। खैर, तो इनके खिलाफ भी लोगों ने जो है, जो एक पीपुल्स स्ट्रगल चल रहा है, अरागलेया करके एक सिनेली शब्द होता है स्ट्रगल के लिए, तो उसमें इनसे भी नाखुश थे। अब इन्होंने क्या उस समय ये बोला कि ऐसा है कि देश में फांसीवादी ताकतें बढ़ गई हैं और मैं उनके खिलाफ जोर से पेश आऊँगा। ठीक, और एक काम करते हैं, प्राइम मिनिस्टर को भी चुन लेते हैं, क्योंकि अब तो मैं बन गया प्रेसिडेंट, अब मुझे प्राइम मिनिस्टर चुनना है। तो मैं कैसे चुनूंगा? इन्होंने जो ये राजपक्षे, गोटाबाया राजपक्षे के एक बड़े हमदर्द थे, ठीक, जिनका नाम है दिनेश गुणवर्धने, उनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया है। तो मतलब कभी कभी होता है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब या तो लोग वहाँ पे नेता नहीं है या क्या है या पता नहीं। ठीक, अच्छा, ये अकेले तो भाई साहब प्राइम मिनिस्टर बने नहीं है, ये इन्होंने पूरा मंत्रिमंडल बनाया गया है, उसमें ज़्यादातर गोटाबाया राजपक्षे के ही लोग हैं। तो अब आगे क्या होने वाला है, अब आप समझ सकते हो, भगवान ही मालिक है। लेकिन हिस्ट्री से हमें सीखना चाहिए, गलतियों से हमें सीखना चाहिए, गलतियों से हमें और बड़ी गलतियां की तरफ नहीं करनी चाहिए। तो मैंने आपको पूरा ये जो है पूरा बता दिया है, बाकी आप जो है समझ सकते हो आगे क्या होने वाला है। और जिस प्रकार से मैंने ये बताया है, मैं फिर से मार्केटिंग आप लोगों को बता देता हूँ। मार्केटिंग मैं कर नहीं पाता हूँ, इसीलिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इससे संबंधित मैंने एक वीडियो बना रखा है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। प्रीलिम्स और मेंस के लिए जो है 20 जुलाई से 21 जुलाई से हमारा जो है एक पेड ग्रुप चालू हुआ है, यूपीएससी और यूपीपीसीएस के लिए। ठीक, और ये 15 महीने से ज़्यादा है। इसमें आपको प्रीलिम्स की पूरी टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, मेंस आंसर राइटिंग भी कराई जाएगी आप लोगों को। ठीक है, और डेली स्टडी प्लान होता है, डेली लाइव डाउट डिस्कशन होता है। ठीक, डेली आपका जो है एक स्टडी प्लान के साथ साथ कुछ कुछ टेस्ट क्वेश्चन ऑफ द डे आप लोग किस तरीके से करो, डेली मॉनिटरिंग होती है। तो छोटे छोटे चीज़ें हम लोग रोज़ रिफॉर्म करते आते हैं। हम लोग ये नहीं कहते हैं कि ये लो तुम्हारे मतलब ये लो एमसीक्यू की एक फ़ाइल ले लो, पिछले 10 सालों में जो बनाई है चेपा चापी करके अपना देख लेना, कहाँ चालू करना है, कहाँ ख़त्म करना, समझ में आए तो ठीक, ना समझ में आए तो ठीक, हमारा काम तो ख़त्म। वो ऐसी चीज़ नहीं। यहाँ पे ये है कि हम पूरा ध्यान देते हैं आपके साथ में, मतलब सिर्फ यहाँ खाना पूर्ति नहीं होती है, पूरा जड़ से फल तक वाला सिस्टम है। ठीक, बिल्कुल फाउंडेशन से आपका जब तक सिलेक्शन नहीं होता तब तक आपके मैं साथ रहता हूँ। तो ये ज़रूरी है, इसके लिए टाइम निकालना पड़ता है, इसके लिए खुद पेपर भी देना पड़ता है, पेपर की समझ भी होनी चाहिए। कोई भी जो है सेल्समैन इस चीज़ को नहीं कर सकता, एक शिक्षक कर सकता, कोई व्यापारी इस चीज़ को नहीं कर सकता। व्यापारी भी कर सकता है अगर वो जो है शिक्षकों को हायर करे, उनकी रेस्पेक्ट करे। अगर वो भी नहीं करना आता तो फिर बहुत जल्दी उसका जो है पतन होने वाला है। ठीक, और जो 2023 वाला है आपका पेड ग्रुप, इसके अलावा जो है मेंस में 1-to-1 CGM प्रोग्राम है, काउंसलिंग गाइडेंस मेंटोरशिप का। यूपीपीसीएस का भी प्रीलिम्स का रिजल्ट नहीं आया है तो उसका वेट मत करिए, अगर ज्वाइन करना है तो आप अभी ज्वाइन कर सकते हो। 1-to-1 पर्सनल आपका रहेगा। मेंस आंसर राइटिंग के लिए अलग मॉड्यूल है, करंट अफेयर का मॉड्यूल है, और डाउट डिस्कशन का भी एक मॉड्यूल है। इसमें क्या है
कि जो ऐसे लोग हैं जो कहीं जुड़ तो गए हैं बड़ी बड़ी कोचिंग में, बड़े बड़े जो है मार्केटिंग वालों के साथ में, लेकिन वहाँ जाके उनको ये फिर पता चलता है कि यार यहाँ तो मुझे कोई सुनने वाला नहीं, बस एडमिशन ले लिया, मटेरियल जो है 5 साल का बनाया हुआ रद्दी मटेरियल बिना प्रूफ रीडिंग वाला दे दिया गया, अब हम करें क्या, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तो आप जो है इस तरीके का अगर आपको दिक्कत है तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। स्टडी संबंधित करंट अफेयर मॉड्यूल में जो डिस्कशन है वो सिर्फ करंट अफेयर संबंधित है, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। और पेमेंट जो है 2023 वाले के लिए, क्योंकि 15 महीने का ग्रुप है तो उसके लिए खाली इंस्टॉलमेंट की सुविधा है। 5,000 रुपये देके इनिशियली आप इंस्टॉलमेंट देके जुड़ सकते हैं, ठीक है। और इसमें ये देखिए, ये जो है नेट बैंकिंग का UPI QR कोड सब कुछ दे रखा है, और नंबर आपके सामने है 9650347272, इस पर आप जानकारी भी ले सकते हैं। टू द पॉइंट बात करिएगा, ज़्यादा ना अपनी तारीफ करने की कोशिश करिए, ना मैं अपनी तारीफ करने की कोशिश करता हूँ कभी, ठीक। टू द पॉइंट बात करिए, कोई डाउट है डाउट पूछिए, और सीधे जो है, क्योंकि टाइम कम रहता है और अपना वो करेंगे काम, ठीक। तो चलिए आज का एंड करते हैं क्वेश्चन, और आप लोग से मैं कहूँगा कि 10 बजे जो MCQ वाला जो वीडियो आता है ज़रूर देखा करो। इसके अलावा जो मैंने कल एडिटोरियल से संबंधित एक वीडियो दिया था, उसी प्रकार से मैं आगे भी देने वाला हूँ वीडियो, लेकिन कैसा रिस्पांस आप लोग को मिलता है, कितने आप लोग लाइक का वो करते हो, कम से कम 100 लाइक तो करो यार, ठीक। तो सब पे जो है मैं फोकस करूँगा, और जो है ज़रूर वो सीरीज़ आएगी, लेकिन आप लोग की तरफ से मुझे एक रिस्पांस दिखना चाहिए। और मोटिवेशन की जहाँ तक बात है, चलिए अपना जो आज का सेशन खत्म करते हैं, मोटिवेशन कर लेते हैं। कर्म भूमि की दुनिया में श्रम सभी को करना है, मतलब ये कर्म भूमि है, कोई भी बिना काम किए किसी को कोई चीज़ मिल रही है ना, तो वो एक बार को हो सकता है कि आपको अपॉर्चुनिटी जल्दी मिल सकती है, बट आप उसको कैश कर पाओ ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। मतलब आप इसको समझना जरूरी है। जैसे अगर यहाँ पे मैं एग्जांपल दूँ तो अंबानी ब्रदर्स जो हैं, दोनों धीरू भाई अंबानी के लड़के थे, अब मुकेश भी थे और अनिल भी थे, लेकिन एक कहाँ है और एक कहाँ है, बल्कि अनिल को ज़्यादा अच्छा जो है किया गया था, अगर देखा जाए तो कम्युनिकेशन उनके पास था। लेकिन सब कुछ होने के बाद भी कुछ हुआ, तो ये कर्म भूमि की दुनिया में श्रम सभी को करना है, भगवान सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमें ही भरना है, ठीक। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट, वंदे वंदे मातरम।